You are currently the only person in this conference. अरे Good evening, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? Am I audible to everyone? हाँ सर। अभी हमने एक क्वेश्चन बैंक शेयर किया है, ठीक है? देख रहे हो आप लोग? टेलीग्राम पर हमने अभी एक क्वेश्चन बैंक आप लोग को भेजा है। देख लिया सबने? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। आप लोग को उस टेलीग्राम का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें लेवल 1 अभी सॉल्व करना बच्चे। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। 1 घंटे में एक्सपेक्टिंग 30 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैं एक बार फाइल ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। क्योंकि इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वी कैन अटेम्प्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलआर सर्किट के हैं। तो देखो, ये चैप्टर और एलसी सर्किट के हैं। एक मिनट, वो सारे क्वेश्चंस एसी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है? तो उसको एसी के दौरान हम लोग कर लेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ जस्ट, हाँ, सेशन रीजन बाद में करना। आप मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेशन रीजन में भी बात कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 37 39 क्वेश्चन है टोटल, 39। उसके बाद सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव अभी नहीं करना है। 39 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, और इसमें जो लगे कि सर ये सिलेबस में अभी नहीं हुआ है उसको रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे को क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, एलसी सर्किट का क्वेश्चन है। एलसी सर्किट कायदे से एसी करंट में दिया हुआ टॉपिक है, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं। एक दो छोटे एसी छोटे जनरेटर भी अभी इसी चैप्टर में या अगले में? नहीं, हम इसी चैप्टर में करा देंगे। एसी जनरेटर और एलसी ऑसिलेशन ट्रांसफार्मर, ये सब इसी चैप्टर में करा देंगे। एक्चुअली है ये सब अगले में, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट इसी से आता है, म्यूचुअल इंडक्शन से, तो उसमें ही उसको करा दिया जाए। तो आज मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा।
इसलिए हमने कैम भी आज ऑन नहीं रखा है। तो आप लोग इसको करिए, 1 घंटे टोटल करने हैं, 39 क्वेश्चन है, एनफ क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट। और उसके ऊपर कुछ कुछ बातें जो अगर होगी तो हम लोग कर लेंगे, सर इसमें क्या करना है, इसमें कैसे करना है, जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लीजिए। चलिए करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं देखता हूँ अगर ये शेयर हो जाता है तो मैं उसको शेयर भी कर देता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पर ये आ चुका है, और चाहे तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने अपने एंड पर जो भी डिवाइसेस है उसी से कीजिए, यहाँ पर डिस्कस करने के टाइम ये काम आ जाएगा। मैं यहीं पर हूँ, आप लोग जैसे भी लगे कि डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यही तक करना है अपने को।
तो हम लोगों ने जर्सन रीजन से ही स्टार्ट किया है ना, 10 ही है, इंसर्शन रीजन से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऑब्जेक्टिव का 4th क्वेश्चन। Current carrying ring is placed in a horizontal plane. A charged particle is dropped along the axis of the ring to fall under the influence of gravity. The current in the ring may, okay, एक चार्ज जो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। A current carrying ring is placed in a horizontal plane. A charged particle is dropped along the axis of the ring to fall under the influence of gravity. ठीक है, the current in the ring may increase. लेकिन इसके कारण जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो करंट कैरिंग वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को पेनेट्रेट नहीं करेगा। Current in the ring may increase, current in the ring may decrease, the velocity of the particle will increase till it reaches the center of the ring, the accelerator particle will decrease continuously till it reaches the center of the ring. Okay. Current carrying ring placed in a horizontal plane. ये हमारा करंट, तो करंट कैरिंग रिंग है, इस तरह से प्लेस्ड है, और ऊपर से कोई चार्ज पार्टिकल अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो रिंग के किसी भी पॉइंट पर उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये तो एक करंट कैरिंग वायर की तरह भी अगर बिहेव करे, इसके कारण कंसेंट्रिक लूप्स में ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस एरिया को पेनिट्रेट तो नहीं करेगा। Current carrying horizontal plane charge particle is dropped along the axis, all under the influence of gravity. The current in the ring may increase. The velocity of the particle will increase till it reaches the center of the ring. Actually, the velocity of the particle, third option मेरे को लग रहा है, और कोई बात तो नहीं लग रहा है इसमें। हाँ सर करंट थर्ड ही है ना, करंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी भी एंगल से सोचोगे फ्लक्स का चेंज हो ही नहीं रहा, और एक्सेलरेशन कम होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो चार्ज पार्टिकल का अपोज क्यों करेगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज टिल इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग, उसके बाद भी इंक्रीज ही करेगा, ग्रेविटी का ही रोल है। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर के कारण बनेगा वो भी, उसके कारण भी कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। ओके सर। सर 6th वाला। ये तो केवीएल लिखने से होगा, वी ए बी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे लें? ये जो चार्ज है ये कैपेसिटर पर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ना, क्यू का वैल्यू क्या देगा, 4t स्क्वायर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू
8t एंड चार्ज करंट हमारा ऐसा फ्लो करना चाहिए तो t 1 सेकेंड पर बात हो रहा है, ये हो जाएगा I, हमको di/dt का भी जरूरत पड़ेगा, हो जाएगा 8 और I कितना हो जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर I इज इक्वल्स टू 8। अब ट्राई करो। क्लास 11th के पेरेंट्स तो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं फिजिक्स को लेके आकाश का, कुछ इधर चेंजेस वगैरह हुआ है क्या फैकल्टीज का? नहीं सर, सेम ही है। बोल रहे थे एकदम फिजिक्स का हालत खराब हो गया है। इस बार जिस दिन तुम लोग ऑफलाइन आए थे उस दिन उनका डाउट सेशन उसके बाद चलता रहा, फिर पेरेंट्स से भी कुछ बात हुआ, वही बोल रहे थे। देखो नेक्स्ट जो वेंसडे को मतलब कमिंग वेंसडे परसों जो टेस्ट होगा वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होगा, कोई डाउट नहीं है। और हम इंश्योर करेंगे कि जो जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाए उसके क्वेश्चंस ना आए। लेकिन उसके बाद अगर ऑफलाइन टेस्ट होता है तो तुम लोग पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर टेस्ट दोगे या दो पार्ट में टेस्ट दोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 ऐसे, जैसे उसमें बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से ऐसा कुछ आएगा, या फिर एसी के बाद? एसी के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसी और ईएमएफ के बाद भी कर सकते हैं। मुझे लगता है वही बेटर होगा, एसी और ईएमएफ कर लो, उसके बाद पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर एक या दो टेस्ट पार्ट टेस्ट करके ऐसा 8 चैप्टर मिला के टेस्ट करना सही रहेगा। तो इसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उससे पहले एक टेस्ट हो जाए पूरा चैप्टर का, मतलब 8 चैप्टर मिला के, तो ठीक रहेगा। 6 हो गया। नहीं हुआ ही नहीं हुआ सर नहीं आ रहा उसका आंसर। ऐसा, चलो देखो सर -38 है। देखो हमको वी ए बी निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वी ए माइनस वी बी ये निकालने बोला जा रहा है। स्टार्ट करो वी ए से चलना, तो वी ए, और हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस करंट है 8 और ये 2 तो ये हो जाएगा 16। बैटरी को ये यहाँ से यहाँ गए तो ये गेन हुआ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ड्रॉप होगा -4, यहाँ से यहाँ जाएंगे अगेन यहाँ भी गेन ही होगा। हम लोग करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप लेते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट गेन लेते हैं, तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, L2 डी आई बाई डी टी है 8, और चूंकि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है इसलिए हम लोग जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अगर डी आई बाई डी टी निगेटिव का तो माइनस साइन के साथ ले लेते, माइनस और सॉरी प्लस कैपेसिटर Q बाई सी, तो Q हमारा 4t² है, T का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो Q हो जाएगा 4, तो
ये भी पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो Q by C 4/2 एंड दैट इज इक्वल टू VB। एक लाइन का तो क्वेश्चन था। अब VA माइनस VB और ऑप्शन मैच नहीं कर रहे इससे। एक मिनट, 8 दूनी 16, 16 32, हाँ ठीक तो है, मैच तो कर रहा है। -30 आ गया, 16 8 दूनी 16 32 2 34 -4 -30, एकदम मैच तो कर रहा है बच्चे। कहाँ गड़बड़ किए हो? कैलकुलेशन में मिस्टेक। केवीएल लिखना सबको आना चाहिए, जैसे केवीएल लिखने में कोई कोताही नहीं। अब हम लोग उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज भी कोई बच्चा अगर केवीएल के लिए परेशान है तो सीरियसली उसकी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गई। सर 8 वाला भी करना है या नहीं? An inductor of 2 Henry current I to prevent a sparking when the circuit is broken. A capacitor of 4 microfarad is connected across the inductor. The voltage rating of capacitor is of the order of. An inductance 2 Henry carries a current 2 ampere. ठीक है? To prevent a sparking when the circuit is broken. A capacitor of 4 microfarad is connected across the inductor. Okay. The voltage rating of capacitor is of the order of L di by dt. ये क्वेश्चन कहाँ से है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को टाइम दो, इस बार अभी इसको होल्ड करो तुम लोग, मैं इस पर थोड़ा सोचता हूँ ये कहाँ से क्वेश्चन है। एलसी सर्किट से तो नहीं है। बोल रहा है कि यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट है, तो स्टेडी करंट के लिए इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह। टू प्रिवेंट स्पार्किंग द सर्किट इज ब्रोकन। सर्किट को जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर हाफ CV स्क्वायर, एक मिनट, हाफ LI स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा वोल्टेज हाफ CV स्क्वायर से करो ना इसको इक्वल, ये सारी की सारी हाँ LC सर्किट सही है। हाफ CV स्क्वायर, हाफ विल गेट कैंसिल्ड, L हमारा है 2I स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू C हमारा है 4 माइक्रोफैराड इंटू V स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ना तो ये हो जाएगा 8 बटे 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा V स्क्वायर। V जो आएगा वो 1.414 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 3 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। यही दिया आंसर। एक्चुअली एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, बट ये है थोड़ा ट्रिकी टाइप। इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कहीं तो जानी चाहिए, तो कैपेसिटर सूख लेगा, सारी एनर्जी कैपेसिटर अपने में संभाल लेगा, और जो एक बैकवर्ड जर्क हमको मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसको इसमें तुम लोग को एक बैक ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें हैं, अभी EMI खत्म नहीं हुआ है तुम लोग का, छोटा छोटा कुछ कुछ पॉइंट है। एक्चुअली तबीयत इतनी खराब थी कि हम वो सब काम ही नहीं कर पाए, बहुत छोटा छोटा जो क्वेश्चन था, इसलिए नेक्स्ट क्लास में वो करा देंगे। जैसे एक बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट होता है, डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है,
इससे क्वेश्चन मेडिकल में बन जाते हैं, करेंगे उसको। 8th का यही आंसर है ना, थर्ड ही फर्स्ट ही है ना? हाँ सर। यही काम है इसका एक्चुअली। अब देखो ये हमारा अच्छा चलो, ये सब तो तुम लोग कर लोगे, 7th 8th 9th। आप लोग का तो ये वेब सी हो गया होगा। आज ऑप्टिक्स शुरू हुआ। अरे वाह, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले स्टार्ट किया या वेव? ज्योमेट्रिकल। तो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी पढ़ लिए होगे। ये वेव्स का जो मेन फंडा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत पढ़ने के बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते हैं तो ये अच्छा बात होता है, क्योंकि नेचर की सिमेट्री उससे समझ आती है। खैर चलो, जो हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो बात होगा।
बीच बीच में कुछ पूछते रहो तुम लोग, तभी तो ऐसा साथ साथ अच्छा नहीं लग रहा। सर 18th. सेवनटीन ये एक्चुअली एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना। A loop of area 1 meter square is placed in a magnetic field so that the plane of the loop is parallel to the magnetic field. If the loop is rotated by 180 degree, the amount of net charge passing through any point of the loop if the resistance is 10 ohm. कह रहा है कि plane of the loop is parallel to magnetic field. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लूप का प्लेन है ये कोई आर्बिट्री शेप का लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, लाइक दिस। Displaced magnetic field such that the plane of the loop is parallel to the magnetic field if the loop is rotated by 180 degree. तो इनिशियली अगर देखा जाए तो फ्लक्स जीरो है और बाद में भी फ्लक्स जीरो है। चेंज इन फ्लक्स तो हमको जीरो दिख रहा है, इसलिए करंट चार्ज का भी फ्लो जीरो हो जाएगा। सर आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है। हाँ So that the plane of the loop is parallel to the magnetic field. एक ऐसा करो, वैसे ये गलत होगा बट फिर भी जैसे क्या हो रहा है, जब इस लूप को हम रोटेट करेंगे ना 180 डिग्री से, तो ये पहले 90 डिग्री से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, फिर 0 से 90 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अगर हम 0 से 90 का भी एक बार टर्म पकड़े, लेट्स अज्यूम दिस, तो इनिशियल फ्लक्स हमारा 0 है और इन बिटवीन जब 90 डिग्री का एंगल 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस समय जो फ्लक्स होगा वो हमारा हो जाएगा 2 into 1, तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 2 और डेल्टा फाइव बाई आर यही होता है क्यू। डेल्टा फाइव बाई आर अगर करें तो 2 बाई और कितने टाइम में 10, तो 2 बाई 10 0.2 समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या हुआ है, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। ये जो स्टेटमेंट है ना पहला, प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल, ये वर्ड गलत हो गया है। प्लेन ऑफ द लूप, पैरेलल का मतलब ऐसा हो सकता है कि एरिया वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, लेकिन स्टेटमेंट वाइज ये गलत है। प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल और एरिया वेक्टर पैरेलल, ये दोनों में फर्क है। अगर एरिया वेक्टर को पैरेलल करोगे ना और 180 डिग्री का टर्न दोगे, 2 फाई हमारा फ्लक्स का चेंज आ जाएगा, और बाई आर करोगे तो ये आंसर मैच कर जाएगा जो भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है बच्चे। इसका आंसर 0 ही होना चाहिए। Such that the plane of the loop is parallel to magnetic field. ना इस स्टेटमेंट को अगर काउंट कर लें तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ ही है। परपेंडिकुलर दिया रहता तो नेट फ्लक्स का चेंज 2 होगा, ये तुम लोग देख सकते हो। इनिशियल फ्लक्स प्लस और बाद का फ्लक्स माइनस, तो चेंज निकालोगे तो बेसिकली वो ऐड हो जाएगा और वहां से ये आंसर आ जाएगा डेल्टा फाइव बाई आर करेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट वैसा नहीं है, इसलिए आंसर हम रॉन्ग मानेंगे इसका।
26. So constant voltage is applied to a series LR circuit by closing the switch. The voltage across inductor is 20 volt at T0 and drops to 5 volt in 20 milliseconds. The value of R is LR सर्किट में हमारा यहाँ पर एक LR सर्किट बना लो। Constant voltage applied is across LR circuit by closing the switch. The voltage across inductor is 20 volt. What this means? इसका क्या मतलब है? बैटरी 20 वोल्ट की। इसका मतलब है बैटरी 20 वोल्ट की है। Good. और drops to 5 volt at 20 milliseconds. The value of R. इसका मतलब अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालें तो ये सिंपली I इंटू आर हो जाएगा और I जो है वो I तो V बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई आर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा V 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। और ये रजिस्टर के क्रॉस है, अगर इंडक्टर के क्रॉस करें तो V माइनस 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो कायदे से देखा जाए तो ये हो जाएगा V माइनस V प्लस V टाइम्स ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हो जाएगा इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज और ये V हमारा 20 है और 20 मिली सेकेंड्स में कहाँ आ गया? 20 मिली सेकेंड्स में ये इतना फॉल हो रहा है। चलो कर दो इसको और क्या। 5 इक्वल्स टू 20 e to the power minus t upon tau 1 by 4 is equals to e to the power minus t by tau t by tau sorry t by tau. So tau is equals to t divided by 2 ln 2 t का वैल्यू है 20 milliseconds 2 ln 2 0.693 and that must be equals to tau is L by R. उनसे पूछते क्या है R, तो इसको सॉल्व करके आल का वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एल हमको दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ये करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये का वैल्यू भी 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 4 इंटू 0.693 और ये लॉन के टर्म्स में आंसर है तो लॉन के टर्म्स में कर दो ना, छोड़ो हटाओ इसे। तो आंसर हमारा लॉन के टर्म्स में दे रहा है तो हटाओ इसको। L by R is equals to ln 2 upon 10 to the power minus 3 ये जाएगा, ये हो जाएगा 2000 कुछ रॉन्ग कर रहे हैं क्या? अच्छा 2 लॉन 4 वाला के टर्म्स में लिखा है। लॉन 4 के टर्म्स में दे दिया, हाँ तो ठीक है 1000
ln 4 ये लिख सकते हैं, सी ऑप्शन। वंस पर रिवॉल्यूशन, पाथ डायरेक्शन ऑफ करंट जो चेंज होता है ना, वो वंस पर रिवॉल्यूशन होता है। सर इसका आंसर 2 दिया। अब ये जो पर रिवॉल्यूशन में हम टाइम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं ये मैटर करेगा फिर। जैसे देखो, ये भी एसी जनरेटर का ही क्वेश्चन है, हमारा सारा डाउट उसी से स्टार्ट हो जा रहा है। एन ए बी ओमेगा, एन ए बी number of turns into area into magnetic field and cos omega t is the angle। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो साइन का ग्राफ होता है ऐसा, वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसमें करंट एक ही बार चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ से ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का इंटरवल ले लें तब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 बार हो रहा है। इसमें थोड़ा सा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब से कब तक लिया जाए ये थोड़ा सा इंटरेस्ट। अब हमेशा 0 से लेंगे तो एक ही बार ऐसा लगेगा, लेकिन अगर हम कोई और इंस्टेंट से ले लें तो 2 बार आएगा। अब इनिशियल कंडीशन क्या है कौन जानता है, ज़्यादा जनरल आंसर 2 ही होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन है और 2 इसके अलावा कोई और कंडीशन काउंट करेंगे तो 2 होगा।
सर सब्जेक्टिव का फर्स्ट। An inductor is connected to a battery through a switch. The EMF induced in the inductor is much larger when the switch is opened as compared to the EMF induced when the switch is closed. ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मेरे से भी एक्सप्लेन नहीं होता ये क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन इसी के पैटर्न पर, और ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इसका कोई आंसर मेरे को पता है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। मान लो एक बल्ब है और उसके साथ एक इंडक्टर हमने लगा दिया, और यहाँ कहीं स्विच भी लगा ही दो, यहाँ पर एक स्विच लगा दो। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं ना, हम झटके से अगर स्विच को ओपन कर देते हैं तो उस समय ब्राइटनेस अचानक से और ज्यादा बढ़ के खत्म होती है। अब ये स्विच ऑफ करने के बाद ब्राइटनेस अचानक से इसका बढ़ा क्यों, ये एक डिबेट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के मॉड्यूल में भी एक दिया हुआ है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। द EMF induced in the inductor is much larger when the switch is opened as compared to the EMF induced when the switch is closed. एक एक्सप्लेनेशन जो कह सकते हैं ना, कि जैसे स्विच को क्लोज किए, क्लोज करने के बाद हमारे फाइनाइट टाइम है करंट को ग्रो करने का, तो di by dt is going to be continuous। को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ओपन कर दिया ना, एक झटके में करंट जीरो हुआ, एक झटके में, क्योंकि सर्किट ओपन है इसलिए इंडक्टर में करंट तो जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके पास फ्लो करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर्ज जिसको बोलते हैं, झटका जो लगता है जब भी हम स्विच को ऑफ करते हैं, तो उसमें di by dt का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक्चुअली जो EMF होता है वो LDI by dt होता है। अगर di by dt बहुत ज्यादा हो गया ना, तो फिर उसके क्रॉस EMF बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन ये जो बल्ब वाला केस हमने बताया ना, इसमें मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि इंडक्टर के क्रॉस वो ज्यादा होगा, बल्ब के क्रॉस क्यों हो जाएगा। बल्ब तो एक सिंपल आर सर्किट है। सर हाँ, सर इसमें जो आपने तब बताया था कि जब स्विच जस्ट क्लोज किया तब उसमें जो पोटेंशियल है वो सर इंडक्टर के अक्रॉस बिल्डअप हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं लॉजिक लग रहा है इसका? एक मिनट, जब स्विच को क्लोज किया तो जो VL है वो V के बराबर हो जाएगा, आपने बताया था। VL के बराबर होगा, क्योंकि KVL सेटिस्फाई करता है क्लोज लूप में। हाँ, तो VL EMF हमारा तो V। इस समय ज्यादा इंड्यूस होना चाहिए ना। जैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया ना, जैसे हमने इसको ओपन कर दिया, तो ओपन सर्किट में KVL तो नहीं लग सकता ना। और दूसरी बात है कि वो एक जर्क का कंडीशन है, मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और एक झटके में बॉडी रेस्ट में आ रहा है, कुछ वैसा सिचुएशन है। तो वहां पर अपन फोर्स की जगह इंपल्स डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही यहाँ पर di by dt डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वेरी लार्ज वैल्यू। करंट का जो
वैल्यू आज सडनली जीरो हो रहा है ना बच्चे, उसमें कोई टाइम लैग नहीं है। जब हम करंट को स्विच ऑन कर रहे हैं तो करंट एक मतलब एक रेट से इंक्रीज कर रहा है। दैट डी आई बाई डी टी इज डिफाइंड। हमने करंट का वैल्यू निकाल के और डी आई बाई डी टी भी निकाला था, और इनिशियली वो एक फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन जब स्विच ऑफ कर रहे हैं ना, उसमें डी आई बाई डी टी डिफाइन नहीं कर पा रहे हम। मतलब कायदे से देखा जाए तो एक इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, उसको डिफाइन करना मुश्किल है। इम्पल्स जैसा बिहेवियर आ रहा है। मे भी शायद इसलिए ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप हो रहा हो, यही रीजन हो सकता है। और इसके अलावा कोई और रीजन का अगर कुछ आए दिमाग में तो बताना। वैसे इसके अलावा कोई और रीजन हमको नहीं दिखता है। तो बल्ब वाला क्वेश्चन भी मेरे लिए थोड़ा सा मिस्ट्री ही बना रहता है। बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम उसका भी नहीं देखे। अगर तुम लोग को भी दिखे तो बताना कि अचानक से स्विच ऑफ करने पर ब्राइटनेस बढ़ क्यों जाती है। सर वो टेलीग्राम पर एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था, उसका सॉल्यूशन नहीं समझा। टेलीग्राम पर ग्राफ का क्वेश्चन कौन सा? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम का। हाँ, तो उसका भेजना क्या है, यही देख लो। ग्रोथ ऑफ करंट का बात था ना। Elapsed circuit with DC source of EMF, the rate at which the energy is stored in the inductor is plotted against time. ग्रोथ ऑफ करंट का बात है। ग्रोथ ऑफ करंट में आई का एक्सप्रेशन लिखो। बाकी बच्चे भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब डिस्कशन में, या मैं सिर्फ ऐसे ही बताया जा रहा हूँ? ये हमारा करंट है, तो एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ई मत लिखो, यू लिखो। तो यहाँ से यू हो जाएगा हाफ एल वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये पूरे को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। जब हम इसको डी यू बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, तो हमको डी यू बाई डी टी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको ले लो तो के, तो के टाइम्स डी वाई बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ स्क्वायर। पहले पावर का डिफरेंशिएशन के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ 2 माइनस 1 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन, तो अंदर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और पावर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस 1 बाई टाउ। ये हो जाएगा पूरा। अब ये k और 2 इसको तो हटा ही दो, ये भी एक k के अंदर ही समा दो इसको। और माइनस 1 बाई टाउ जो है माइनस, और ये माइनस इसको एक साथ कर लो, और टाउ दैट इज इक्वल टू एल बाई आर, ये भी एक कांस्टेंट है। तो 2k और ये जो पूरा टर्म है माइनस के साथ, ये माइनस माइनस इसका प्लस करो, और ये वैल्यू हो जाएगा सम k डैश। और एक्सप्रेशन क्या बन गया फिर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू
e to the power minus t by tau। इस तरह का ये हमारा सिचुएशन बन रहा है। अब इस ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, टी वैल्यू 0 पुट करके देख लो। अगर टी वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। तो ग्राफ अगर यहाँ टी का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट होना चाहिए। अब 4 ऑप्शन है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 2 ही ग्राफ है, 2-3 तो ऐसे ही गायब हो गया। और तीसरा चौथा में अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ काहेला मार्क करेंगे जब हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, सीधे सीधे 1 मार्क करेंगे। यही था आंसर। हाँ सर। हाँ सर। बाउंड्री कंडीशंस ग्राफ में अगर नहीं तुम लोग चेक कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। हर ग्राफ का इक्वेशन बना के ही हम आंसर निकालें ऐसा जरूरी नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस कभी कभी चेक कर लिया करो। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैथ्स हम लोग नहीं पढ़ते ना, इवन मैथ्स वाला बच्चा भी इस ग्राफ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि दो एक्सपोनेंशियल के टर्म आ गए हैं, इसलिए उसको भी इस ग्राफ को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन बाउंड्री कंडीशन चेक किए जा सकते हैं। सर वो ग्राफ नीचे गया मतलब उसमें डीके भी दिखाया है क्या? क्या वो ग्राफ नीचे गया मतलब वो ग्राफ में डीके भी दिखाया है क्या? बाई dt, अरे ये 2 टर्म है ना, डीके नहीं है। मतलब करंट फिर वो से नीचे क्यों गया? करंट कम क्यों होगा? करंट कम थोड़े ना हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऊपर ऊपर जाएगा तो एनर्जी तो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ना बच्चे, एनर्जी थोड़े ना है। एनर्जी जाके एक फिक्स्ड वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर रीच कर रहा है, मतलब डी बाई डी टी कभी नीचे नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ समझा। फाइनल एनर्जी तो फिक्स है ना हमारा, 0 से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ के एक फाइनल वैल्यू पर रीच कर रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी पहले जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो 0 ही होना है उसको। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट इज गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस ओनली। तुम लोग ने इतने सारे क्वेश्चन कर डाले और बाकी बच्चों को कोई डाउट भी नहीं है। वाह, ये हुआ ना बात, ये हुआ असली प्रैक्टिस। 3 बच्चे 4 बच्चे। और देखो मेरे पास क्या है, जैसे ही मैं मीटिंग एंड करता हूँ ना तो मेरे पास एक स्टैट्स आजकल जनरेट हो रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने किया है इस प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चा जितने देर माइक ऑन किया है, जितनी बार हैंड रेस किया है, जितनी बार उसने कुछ भी कन्वर्सेशन की है, ये सारी बातें, सारा टाइमिंग रिकॉर्ड हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली कुछ बच्चों का ना माइक कभी ऑन होता है ना कभी हैंड रेस होता है, उसमें हर बार 0 0 0 0 आ रहा है। तो ये सारी जो स्टैट्स है, मैं सोचता हूँ कभी कभी पेरेंट्स को दिखाऊं, फिर लगता है क्या दिखाएंगे, तुमको फिर डांटेंगे, फिर तुम वही करोगे जो तुमको करना है। इतना क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है, 39 क्वेश्चन और उसके बाद सब्जेक्टिव, और बच्चे कर करके अपना अपना डाउट पूछ भी लिए, लेकिन बाकी बच्चों से एक क्वेश्चन डाउट में आया न डिस्कशन में आया। अब कहोगे सर तैयारी ही नहीं है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? यही तो बात है, कुछ तो तैयारी ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये हर चैप्टर के साथ है। अब ऐसा नहीं है कि एलआई मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया तो ये बात हुआ। अगर हम मैग्नेटिज्म दे दें तो कहोगे सर वो तो पुराना चैप्टर हो गया, उसमें तो सब भूल गए, तो चल रहा है वो याद नहीं।
कंप्लीट नहीं, जो खत्म हो गया वो भूल गए, तो तुम करोगे कब क्वेश्चन? क्वेश्चन करने के नाम पर बच्चे साइड ले लेते हैं, डाउट भी नहीं पूछना, क्वेश्चन भी नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने देना। एक लिमिट के बाद हम क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं और क्या। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। जनरली इंजीनियरिंग के बच्चों को ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। हमने सोचा था इसी बहाने कुछ डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ही इसका फायदा उठा पाए, बाकी बच्चे कितना किए मुझे नहीं पता। ओके, सो अगर ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं और किसी को कुछ नहीं पूछना तो मीटिंग हम लोग अभी ओवर करेंगे। मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा गले पर जाना पर आ रहा है। बाकी के क्वेश्चंस अगर मोमेंटम बना हुआ है तो अभी कर ही लो, बाकी के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं और मेन क्वेश्चन बैंक में उसका भी सॉल्यूशन कर ही डालो। जो जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में, और मैंने कहा ना छोटा छोटा टॉपिक्स बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा अगले चैप्टर में, अगले क्लास में करा दूंगा। आज का भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए आज हम करा नहीं पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।